सैयद जवाद जी, आप मुझे एक बात बताइए, इन तमाम बातों से इतर मैं नहीं चाहूंगी कि किसने अभी क्या कहा उस पर आप टिप्पणी करें। मैं चाहूंगी जरा इन अधिकारों की बात करें, वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर। अगर उन अधिकारों में कुछ विस्तार किया जाता है, कुछ बदलाव किया जाता है ताकि वक्फ बोर्ड का एक सही रूप में इस्तेमाल हो और उससे वाकई में मुस्लिम समुदाय को उसका फायदा हो, तो क्या उन बदलावों में कोई आपत्ति होनी चाहिए? नैना जी देखिए, मैं बहुत खामोशी के साथ सुन रहा हूँ और मुझे अनइंटरप्टेड जो है वो आप मौका दीजिए। मैं देखिए सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ? जब ये इस देश के अंदर चंदा लेने का कानून लेकर के आए, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कितना बड़ा घोटाला है वो, कैसे सरकार के ऊपर यकीन करा जाए। जीएसटी लेकर के आया कि हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, छोटा व्यापारी खत्म कर दिया। फिर देश के अंदर ये नोटबंदी लेकर के आए, क्या क्या करके लाए थे कि मास्टर स्ट्रोक है, देश के अंदर जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान की कमर टूट गई, दुनिया भर का सब कुछ हो गया। फिर इन्होंने गरीब लोगों को मारा। लेकिन इसकी आड़ में कृषि कानून बिल लेकर के आए, किसानों को बिल्कुल 650-700 किसानों की शहादत हो गई, फिर मुंह की खाई वापस लेना पड़ा। कैसे यकीन करें? और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से करप्शन सरकार के अंदर, अयोध्या के अंदर आपने देखा किस तरीके का करप्शन इस सरकार ने करा है, उसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ा। अब इनकी नजर जो है, देखिए किस तरीके से रेलवे को बेचने जा रहे हैं, वो सबको पता है। किन उद्योगपतियों को बेचने जा रहा है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। उससे पहले डिफेंस के अंदर जिन उद्योगपतियों को ये इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ी जमीन जो है, जो तीसरी सबसे बड़ी जमीन है वो वक्फ बोर्ड की दुनिया की बात कर लोगे, वक्फ बोर्ड की बात नहीं करोगे। अधिकार के अंदर अगर लेगी देश को निगल रहा है उसकी बात नहीं करोगे। अरे ये नाथुराम गोडसे के भतीजे बोलने सैयद जवाद जी मुझे एक बात बताइए, अभी भी आपने वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का नहीं सुनिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। क्या आप ये मानते हैं अभी 8 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अगर हिंदुस्तान में नजर आती है वक्फ बोर्ड की, आपको लगता है कि क्या उस संपत्ति का सही इस्तेमाल होता है? वो संपत्ति कैसे अर्जित की गई, वो संपत्ति कहां से आई? अगर उसका सत्यापन की बात हो, अगर कल को मैं ही आके दावा करूं कि नहीं, जिस जगह पर मस्जिद बनाई है, जिस जगह पर मजार बनाई है, जिस जगह पर मदरसा बनाया है वो मेरी जमीन है, तो क्या आप स्वीकार करेंगे उसे? नहीं ना। अगर उसके सत्यापन का कोई तरीका अपनाया जाता है तो उस पर क्यों आपत्ति है आपको? सत्यापन नहीं था तो कैसे है रिकॉर्ड में? 8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे सत्यापन नहीं है तो आपको कैसे मालूम हो गया? एक सेकंड मैं जवाब दूंगी आपका हाजी खान जी। मैडम, इस देश के अंदर कानून मौजूद है, इतनी अंधेर नगरी नहीं हो गई इस देश के अंदर, ऐसा नहीं होता। वक्फ बोर्ड इसीलिए लेकर के आया गया था जो वक्फ की संपत्तियों पे बेगाना कब्जा करके जा रहा था, और बहुत से सरकारी लोग जो है वो कब्जा करवाने तो कर रहे थे। उस वक्त की संपत्ति को बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। बहुत से सरकारी संस्थान जो है वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर बने हुए हैं, और वक्फ बोर्ड को क्या कहते हैं? चिल्लर कहते हैं, चिल्लर। जहां आपने करोड़ों का कॉर्पोरेट और पीएसयू बनाए हुए हैं वो वक्फ की जमीन है, और वक्त के नाम पर उनको क्या देना? अधिकारी भी मिलते हैं, अधिकारियों पर यकीन करेंगे आप, सरकारी अधिकारियों पर यकीन करा जाएगा। अच्छा, आपको सैयद जवाद जी, आपको उन अधिकारियों पर, उन जांच टीम पर भरोसा नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं, सुनिए, वो तो सभी माइनॉरिटी से हैं, आपको उन पर सब पर उन पर पूरी तरह से भरोसा है। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक सेकंड, ये कृषि कानून बिल भी लेकर के आए थे, यही आचार्य विक्रमादित्य और ये तमाम लोग उनको खालिस्तानी कह रहे थे, फलानी जगह का पैसा लेकर के खाए हुए बैठ रहे हुए थे। फिर से आप बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। लेकिन सैयद जवाद जी, मैं तो बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ कि अगर उसका सही इस्तेमाल होगा तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आचार्य विक्रमादित्य जी, बार बार अधिकारों की रेगुलेटरीज की बात होती है, मुझे एक बात बताइए। ठीक है सैयद जवाद जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है बोलने के लिए। सैयद जवाद जी, मैंने पूरा वक्त दिया है बोलने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, मुझे एक बात बताइए कि जब अगर रेगुलेटरीज की बात होती है, बाकायदा अगर हम बाकायदा तमाम मंदिरों की बात करते हैं, ट्रस्टों की बात करते हैं, तो उसकी एक रेगुलेटरी होती है, उसका पूरा लेखा जोखा होता है सरकार के पास या उस ट्रस्ट के पास में भी। अगर वक्फ बोर्ड के 8 लाख करोड़ की अगर संपत्ति अर्जित की तो कैसे होगी? कह रहे हैं कि भाई तमाम सत्यापन तो उनके पास में है, फिर क्या आपत्ति है?
देखिए दिक्कत यही है ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जहां पर जाके ये उंगली रख देंगे वो जमीन इनकी हो जाएगी। यही स्थिति सबसे खराब है। अगर हमारे को ये नहीं है, दिक्कत है तो हम जाएंगे सिविल कोर्ट के अंदर, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी हो गई खान तो साहब आप कहीं नहीं जा पूछना चाह रहे सकते, हैं। हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल चल रहा है केस, बिल्कुल केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के अंदर ही, वक्त का ही अलग से। सैयद जवाद जी की तो आवाज भी मुझे लग रहा है थोड़ी क्लियर नहीं है, वो आवाज भी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए सबसे बड़ी समस्या, अरे चुप हो जाओ भाई, अरे हो गया बहुत राजनीतिक नुमाइंदे, अरे राजनीतिक नुमाइंदी बहुत होगी, राजनीति बहुत होगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। समस्या क्या है इस देश के अंदर ये समझने की, समस्या समझो इस देश के अंदर क्या है। हमें पता है गोडसे के भतीजे थोड़ी ना हमको ज्ञान देंगे। मैडम ऐसे लोगों को डिबेट में लाते क्यों हैं? जो आप एजेंडा अपनी लेके बात आते पूरी हैं, कीजिए उनको आचार्य एजेंडा लेके आते हैं, विक्रमादित्य उनको जी। इलेक्शन सैयद लड़ने जवाद का जी, मैंने एजेंडा। आपको पूरा वक्त दिया, ऐसे चर्चा नहीं होगी, देखिए, सबसे समझिए बड़ी जरा। आचार्य विक्रमादित्य जी बात पूरी कीजिए अपनी। दूसरा जब बोलता देखिए है सबसे बड़ी समस्या यह है कि वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई, किसी के घर पे भी जाकर उंगली रख देंगे तो वो जमीन उनकी हो जाएगी। और उस केस के अंदर यदि वो व्यक्ति जिसकी जमीन पर हाथ रखा गया है वो जाकर किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, पहले उसको जाकर वक्फ बोर्ड में ही अपना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उन्हीं का आदमी होगा, उन्हीं का वकील होगा, उन्हीं का जज होगा। यह स्थिति है वास्तविक तौर पर, और सालों तक आप धक्के खाते रहो, कुछ ना होगा। जब वक्फ बोर्ड टाइम लगाकर अपने पूरी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेगा तब जाकर आपको दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं, और तब तक कुछ बचता नहीं है आदमी का। ये हुआ है इस देश के अंदर, लगातार इस देश में ये किया जा रहा है। तो ऐसे ही अरे स्वामी जी दिल्ली में आप लोगों ने आके इस देश में कब्जा किया था, जब आप इस देश में इस्लाम आया उससे पहले सारी जमीन प्रॉपर्टी पे आपको कुछ मालूम नहीं। अरे भाई 70% प्रॉपर्टियों पर वक्फ प्रॉपर्टी पे दिल्ली बसी हुई है। अरे आप शांति बैठो, शांति बैठो। आपके पर काटने का टाइम आ गया, कल 5 तारीख है, आपके पर काट दी जाएंगे। कल 5 तारीख है, आपके पर जो उड़ रहे हो काट दी जाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारे पास तुम्हारे कटेंगे, देखेंगे हम, हमारे कटेंगे, तुम्हारी कटेंगे, हमारे कटेंगे, पर किसके कटेंगे हमें देखना है। आप पर कुछ भी नहीं है, आप देश में अफरा तफरी फैलाने के अलावा आप पर कुछ नहीं है, झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास न राम का चरित्र न कुछ है, देश में अफरा तफरी एनआरसी फैलाने की काम है आपका। देश को एकता की तरफ ले जाओ, देश को उन्नति की, उस पर आपको कोई चर्चा नहीं है। 70% प्रॉपर्टी दिल्ली में बसे हुए लोग प्रॉपर्टी पे, 70% आपको दिल्ली में आपका मठ भी कब्रिस्तान के पास ऊपर है, आपका मठ भी कब्रिस्तान पर है, आपसे खाली कराया गया है। उस देश में सुधार करने के लिए पार्लियामेंट कल तुम्हारे पर काटने जा रही है, चिंता मत करो। अब ये तो जब पार्लियामेंट करेगी तब जवाब देंगे। आप तो झूठ बोल रहे हैं, अभी भी ना पार्लियामेंट ने काटा ना आप उस पर बयान दे रहे हो। कल कटेंगे, कल उसका जवाब देंगे। रखो, कल ये सारी ताकत काम आने वाली है। अरे तुम भी अपनी बात के पाबंद नहीं हो, तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। और ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं है। हम जब तक है दुनिया चलेगी, हम नहीं होंगे, तोड़ दी जाएगी दुनिया। क्या गलत फहमी में रह रहे हो? झूठ बोलना, गलत बयानी करना, देश में एनआरसी पैदा करना, इसके अलावा 20 साल से तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कोई हमने आज तक अच्छी बात आपकी जुबान से नहीं देखी कि आप देश में एकता की बात करें, भाईचारे की बात करें। झूठी बातें करने के अलावा अयोध्या में जो किया वो भी मुसलमान है। जो मुसलमान अयोध्या में किया है ना वो मुसलमान ही है, उसकी खिलाफत करो। असीमानंद कौन था? पल्लू में जाके खड़े हो गए, असीमानंद पल्लू कौन में था? जाके खड़े हो गए। अरे असीमानंद ने जो किया जेल में, कानपुर जेल में गया, कानपुर का एमएलए था, वो क्या था? अपनी चिंता करो, और वो एक एमपी साहब जो थे बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे थे वो कौन थे? और वहाँ कश्मीर में जो लड़की को बलात्कार की हिमायत कर रहे थे वो कौन थे? आप बलात्कारियों को टॉपिक क्या है मैडम? मैं वही बोल रही हूं। हासिक खान साहब, आचार्य विक्रमादित्य जी, आप देखिए, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हिंदू धर्मगुरु हैं। सुनिए, आप लोगों की जुबान से, आप लोगों की जुबान से इस तरह की भाषा, इस तरह का बर्ताव शोभा नहीं देता नेशनल टेलीविजन पर। सुनिए, हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस पर तो जरा बात कीजिए। मैं चाहूंगी मोहम्मद फरहान जी से मैं चर्चा करना चाह रही हूँ, फिर मैं स्वामी चक्रपाणी जी से भी इसका जवाब लूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मोहम्मद फरहान जी, अगर देश में खासतौर से मंदिर, मस्जिद, मठ
किसी भी अलग अलग धर्मों के जो भी मठ होते हैं उनके लिए बाकायदा एक तरीका, एक पूरी तरह से एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। अगर हिंदुस्तान में कोई मंदिर, मठ या कोई भी अगर स्थान बनाना चाहता है तो उसके लिए ट्रस्ट या अन्य तरीके से उसकी पूरी व्यवस्था, परमिशन ली जाती है और बाकायदा उसका लेखा जोखा होता है, जमीन की पूरा ब्यौरा होता है। अगर स्वामी जी मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा जरूर। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था इसी तरह की व्यवस्था क्या वक्फ बोर्ड के लिए भी है? मोहम्मद फरहान जी। देखिए नैना जी, वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान में तीसरा ऐसा एक तरीके से कह लीजिए कि संस्था है जिसके पास हिंदुस्तान में सर्वाधिक जमीन है। आप देखेंगे आप ये मानते हैं, आप ये स्वीकार करते हैं ना? सुनिए मेरी बात को, मैं अपनी बात तो दूं पूरी। देखिए भारतवर्ष के अंदर सेना के पास सबसे सर्वाधिक जमीन है, फिर उसके बाद रेलवे के पास है, फिर वक्फ बोर्ड के पास है और फिर वक्फ बोर्ड के बाद है जमीन किसके पास? ईसाई कम्युनिटी के पास। सारी प्राइम लोकेशन पर अगर जमीन आपको दिखेंगे, उनके स्किल कॉलेज जो भी चीजें दिखेंगी वो सब जमीनें ईसाई कम्युनिटी के पास है। 4 लोगों के पास जमीनें हैं और जमीन कहां से आई है इसका भी ब्यौरा है। वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्ति है उसका एक एक इंच का ब्यौरा, वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 4 लाख एकड़, 9.4 लाख एकड़ जमीन का आपको एक एक इंच का जमीन का, आपको एक एक फीट, एक एक वर्ग गज जमीन का आपको ब्यौरा हर वक्फ बोर्ड देने को तैयार है। मेरी बात पूरी सुनिएगा। दूसरी बात, ये जो वक्फ बोर्ड पर बैठ कर के 2 आजूद और माजूद आरोप लगा रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी की भी जमीन पर हाथ रख देगा तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और उसको कोर्ट और कचहरी भी नहीं जा पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं कि वो दूसरों को दान दे देता है कि जाओ इसमें अपना शमशान बना लो, जाओ इसमें अपना ऑफिस बना लो, जाओ इसमें अपना अस्पताल बना लो। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन हथियाने के लिए नहीं जाता है। हाँ, जब सारे दस्तावेज अगर वक्फ बोर्ड के पास में हैं तो सत्यापन वाली अगर प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या आपत्ति है? सुनिए नैना जी, मैं बस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ नैना जी। सारा सत्यापन हमारा ही क्यों, CNRC के माध्यम से भी मुसलमानों का सत्यापन, वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी मुसलमानों का सत्यापन। मतलब भारतीय जनता पार्टी को हमसे इतनी मोहब्बत क्यों है? हमसे नफरत होनी चाहिए ना, हमारी तरफ नहीं, क्योंकि बाकी जितने ट्रस्ट या बाकी जो तमाम व्यवस्थाएं उसकी तो पूरी डिटेल्स उनके पास में मौजूद हैं। अगर सत्यापन की भी बात है, सत्यापन की भी बात है, मुझे एक बात बताइए, जब अगर तमाम दस्तावेज हैं तो फिर क्यों आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति बस इस बात की है कि मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति की रोटी 2014 से सेकी जा रही है, आज वो रोटी सेकते सेकते खुद बैसाखी के सहारे पे आ गए हैं और एक नहीं 2 बैसाखी के सहारे पर हैं। आप देख लीजिएगा। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अल्लाह ने शैतान को सिर्फ और सिर्फ हलाकान करने की ताकत दी है, शैतान को मारने की ताकत नहीं दी है। आप देख लीजिएगा, ये सरकार चली जाएगी। स्वामी चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी एक बात पे वो मुस्कुरा भी रहे थे, हंस रहे थे। स्वामी चक्रपाणी जी। नैना जी देखिए, ऐसा है, बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोल लें। अब जैसे विदेशी आक्रांता मुगल आए, कई लोग कहते हैं जी वो बड़े दानदाता थे। अरे वो तो लुटेरे थे भाई, हमारे सोने की चिड़िया लूटने आए थे। अभी फुरखान जी कह रहे हैं कि जी वक्फ बोर्ड तो दान करता है। अरे वो दान कहां से लेके आए भाई? इसी देश का कब्जा किया। हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी थी मालूम है? इसी जीडीपी मालूम है? जवाब दो। बात चुप कराओ, चुप कराओ, नैना जी को चुप कराओ पहले। मेरी बारी है तो मुझे बोलने दो। मुगलों के जमाने में जीडीपी भारत की कितनी थी? एक सवाल का जवाब दोनों दे दें। दोनों हमारे जो मित्र हैं वो दे दें। ठीक है, जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी सवाल देखो ऐसा है, एक तो देखो ऐसा है, जो ऐसे वक्फ बोर्ड या लफ्ज़ जिहाद के समर्थकों को बैठाते हो, पहले वंदे मातरम बुलवा लिया करो, भारत माता की जय 25.9 थी। मैं जानकारी नहीं है, दुनिया की 25% भारत माता की जय नहीं भारत में थी। वो हमारी बात नहीं समझ पाएगा। बता रहे हो जिन्होंने इतनी बिल्डिंगें बना दी। यानी आपको ये भी सेंस नहीं है कि जिस परिवार के 22 लोगों ने हुक्मरानी की हो, 335 साल हुक्मरानी की हो, आप उन्हें आक्रांता बता रहे हो। और आप कहाँ के आक्रांता बताओ? आप कहां से आए? अब नहीं चलेगा यार।
आर्यन जो है सेंटर एशिया से 3,500 साल पहले आए, 1100 साल पहले आए। खान जी, फिर वही बात है कि कौन आक्रांता, कौन कहां से आया देश। इन्होंने कहा गलत बात जी, जिसके 22 परिवार के लोग आ जाए। अरे तो जिन आक्रांताओं की वो बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने नाम थोड़ी ना लिया किसी का। सारे कह रहे थे मुसलमानों को कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। बात तो पूरी सुनिए स्वामी चक्रपाणी जी। ऐसे जिहादियों को आप शांत रखो भाई। ये लोग बोलते हैं तो हम लोग नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं तो ये तुरंत डिस्टर्ब करते हैं। क्या तरीका है भाई? राम का चरित्र नहीं है, रावण का चरित्र है तुम्हारे पास भैया, इसके अलावा कुछ अरे नहीं। सुनिए भाई, सुन लीजिए भाई, वक्फ बोर्ड की मान्यता बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। वो सिर्फ जो है लैंड जिहाद करता है, यहाँ पे रह करके जमीन कब्जा कर रहा है। अभी फुरकान जी ने बताया ना कि सेना, रेलवे और वक्फ के उसके बाद वक्फ की बोर्ड है, यानी कि तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। ये क्या करता है? लैंड जिहाद करता है। लोगों की, हिंदुओं की जमीन कब्जा, हिंदुस्तान की जमीन। मैं तो कह रहा हूँ गरीब, सुनो, मैं तो कह रहा हूँ, सुनो भाई, देश के सामने बता रहे हो, एक बता रहे प्रॉपर्टी दिल्ली में प्रॉपर्टी पे कब्जा बताओ, 70% 80% दिल्ली जमीन पर बसी हुई है। एक बताओ कुछ नहीं है, खाली करा डीपीएस बसा हुआ है। शांत कराओ, ये पार्क बसा हुआ है। शांत कराओ। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, इतने गरीब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लोगों के पास जमीन नहीं है, छत नहीं है। अरे सबको बांट दो इनकी जमीन लेकर के, सभी वर्गों को बांटो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांट दो। वो कौन होता है भाई? यहाँ पे बैठ करके लैंड जिहाद को कर रहा है। गजवा हिंद आने वाले कल में घोषणा करने लगेगा कि अपने जमीन पे, हमारे जमीन पे तो सरिया कानून चलेगा। क्या रह जाएगा? ये देश के लिए खतरनाक है, ये देश के लिए किसी भी हितकर नहीं है। तत्काल वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रतिबंधित करना चाहिए, कहीं सहयोग नहीं करता। हिंदुस्तान में तलाश रहे उसे, आप जैसे लोग, फैलाने के लिए बातें कर रहे हो, देश के हिंदुओं को नफरत की तरफ झोंक रहे हो, देश के हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार कर रहे हो, भारत माँ की आंखों काला करना चाह रहे हो। दो आंखें हिंदू और मुसलमान भारत की। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि भारत माँ की दो आंखें हिंदू और मुसलमान, आप एक आंख को काला करना चाह रहे हो। आप जो है लव जिहादियों के समर्थन करने वाले, मैंने प्यार उसे भी नहीं जानते, जिहाद माने बुराई के खिलाफ, बुराई के खिलाफ बोलना, नहीं सकते आप, किसी कमजोर की हिमायत करना, ये ना आपको लव मालूम ना जिहाद मालूम। भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जय फिलिस्तीन बोलोगे। ठीक है। सैयद जवाद जी कुछ कहना चाह रहे थे। सैयद जवाद जी, इस देश में रह के इस देश की मातृभूमि ठीक है स्वामी जी, देखिए देश की जमीन आखिर किसकी है, किसके नाम की है, ये तमाम दस्तावेज जो हैं आज नहीं तो कल तमाम बातें इसके सामने आती हैं। गरीबों को बांट देना चाहिए जमीन लेके। मैडम सैयद जवाद जी, देखिए क्या है आज की डिबेट के अंदर, मैडम आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए जो सरकार का पक्ष रखते हैं, और मेरा सवाल उनसे ही होता है। बाकी मैं इन लोग से क्या सवाल करूं, इनके मैं कई 4-5 साल तो मुझे डिबेट करते हो गए, पुराने टेप रिकॉर्डर है इनके पास, कोई नया मुद्दा है नहीं। गजवाए हिंद, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, इनके पास तुम्हारा एजेंडा अलग है ना। देखिए गोडसे के भतीजे ये 2 गोडसे के भतीजे रह गए हैं, ये 2 गोडसे के भतीजे हैं यहाँ पर। सैयद जवाद जी, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कह रही हूँ, एक ही बात रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या आप लोग क्या एक नजीर पेश करना चाहते हैं? अरे गोडसे के भतीजों से बैठ के हमने क्या ऐसी बात की? मैं उन्हें भी बोल रही हूँ, मैं उन्हें भी बोल रही हूँ कि जिस विषय पे बातचीत से यही बातें कर रहे हैं, हो रही है पूरी तरह से डिबेट, ऐसे कैसे होगा? संगठन को जोड़ने के लिए इनको देश में हाजिर खान साहब, अच्छा हाजिर खान साहब, मुझे एक बात बताइए, आज की जो चर्चा है वो वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लेकर है। रुकिए प्लीज सैयद जवाद जी, प्लीज पहले मुझे एक बार फिर से विषय को ट्रैक पर लाने दीजिए। मैं सबके पास में आऊंगी, लेकिन हाजिर खान साहब मैंने आप ही से शुरू किया था। मुझे एक बात बताइए, बार बार बात हो रही है वक्फ बोर्ड के अधिकारों की, आप ये स्वीकार करते हैं पिछले कुछ वक्त में वक्फ बोर्ड की जो तमाम संपत्ति है उसका क्या सही रूप में फायदा मुस्लिम भाई बहनों को मिल पाया? क्या सही रूप में उसका इस्तेमाल हो पाया? अगर उसे व्यवस्थित रूप अगर दिए जाने की तैयारी है या फिर कोशिश की जा रही है, मसौदा तो अभी आया भी नहीं, जाने कहां की बात हो गई, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैडम
नैना जी, मैंने पहले ही कहा था कि अभी तो कानून आएगा, उसके बाद चर्चा कानून के पढ़ने के बाद की जाती है, लेकिन यहाँ बातें कानून के खिलाफ की जा रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश की सरकारों की जिम्मेदारी होती है कानून बनाए, लेकिन अगर किसी की नियत किसी को नुकसान पहुंचाने की है, हदीस है, लेकिन हाजी खान साहब, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत कैसी है आपकी? अगर नियत आपकी अच्छी नहीं है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का है, तो आपकी नियत कामयाब नहीं होगी। और वो लोग जिन्होंने अब तक हिंदुस्तान में सरकार चलाई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, देश को जोड़ने की, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप करने की अटल जी ने कोशिश की है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान को बीच में मत लाइए, पाकिस्तान को कई मौके दिए, लेकिन वो अपनी फितरत से मैं उसके मौकों पे नहीं जा रहा मैडम, मैं कह रहा हूँ पड़ोसी से अच्छे संबंध रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में 60 सालों में सबसे ज्यादा काम है। हमारा मुल्क तभी तरक्की करेगा, हमारे पड़ोसी भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, हिंदू भाई भी खुश रहे, मुसलमान भी। वक्फ प्रॉपर्टी का जो मामला आएगा, जब कानून बनेगा, हम उस पर पढ़ने पर चर्चा करेंगे। हम ना अपनी सरकार पे उंगली उठा सकते, ना हम वक्फ की प्रॉपर्टी किसी को लेने देंगे। दोनों बातें, हम किसी को प्रॉपर्टी लेने भी नहीं देंगे। 10 सेकंड देंगे मुझे, 10 सेकंड देंगे बोलने के लिए, 10 सेकंड देंगे आपको बोलने के लिए। जी, पाकिस्तान मैडम, 10 सेकंड देंगे मुझे। जी मैडम देखिए क्या है, आपको पता मुखालफत क्यों हो रही है, अभी आया नहीं उसके बावजूद, क्योंकि जिस भी चीज को सरकार ने हाथ लगाया, किसी भी इंडिपेंडेंट चीज को, उसको खराब करा। ये हमारे पुराने तजुर्बा लेकिन से सैयद हमको पता जवाद जी, मैं आपको यहाँ पर एक बार जरूर दुरुस्त करना चाहूंगी कि जो बदलावों का जो एक तरह से प्रस्ताव या चर्चा शुरू हुई, वो ऐसे ही तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव आया था, और ये भी आया था कि बदलाव की जरूरत है। सुनिए प्लीज, वक्त की कमी है मेरे पास में, वक्त की कमी मेरे पास में नहीं। देखिए, अगर आप गलत आंकड़ा या गलत अगर चीज को पेश करेंगे तो बिल्कुल किसकी साजिश शामिल है आज चमन की बर्बादी में, किसकी साजिश शामिल है? पतझड़ को इल्जाम न दो, पतझड़ को इल्जाम न दो, माली फूल का कातिल है, माली फूल का कातिल है। फिलिस्तीन बोलते हो, जय फिलिस्तीन बोलते हो, फिलिस्तीन और पाकिस्तान से आपको प्रेम है। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे। ठीक है, देखिए चर्चा का समय पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोग सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा जा सकता है काफी गर्म ये पूरी चर्चा हुई, और ये जरूर कहा जा सकता है सबको हिसाब देना होगा, सबका हिसाब होगा, और शायद जब मसौदा तैयार होगा उसी को लेकर एक अलग कहीं ना कहीं डर भी है और उसी पर चर्चा भी है। जो मसौदा आने के पहले से ही अभी चर्चा एक अलग दिशा में जाती नजर आती है।